हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 पढ़ा, इन चैप्टर्स में हमने क्या देखा? इन चैप्टर्स में हमने ब्रिटिशर्स से रिलेटेड टॉपिक्स की बात की। पहले चैप्टर तो हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन था। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से पूरे इंडिया के अलग अलग इलाके में जो राजा थे उनको किस तरीके से हराकर ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पर कब्जा किया। थर्ड चैप्टर में हमने पेजेंट्स की बात की, किसानों की बात की, गांव के इलाकों की बात की, और चौथे चैप्टर्स में हमने ट्राइबल लोगों की बात की। तो सभी चैप्टर्स में एक तरीके से हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके आने के बाद अलग अलग तरीके के लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, उनको क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। और यहां पर इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जो समाज के अलग अलग तरीके के लोग थे उन पर भाई पहले तो हमने देखा कि प्रभाव पड़ा था, बहुत तरीके के उनके लाइफ में चेंजेस आए थे। तो जब इन चेंजेस का विरोध जनता ने किया, आम लोगों ने विरोध किया 1857 में, तो पूरा प्रोसेस कैसे चला, क्या क्या घटनाएं हुई और उसके बाद एंड रिजल्ट क्या निकला। तो हम यहां पर 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और क्या क्या इवेंट हुए थे, सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारा टॉपिक पहला आ जाता है जो कि है पॉलिसीज एंड द पीपल। यहां पर हम बात करने वाले हैं अंग्रेजों की पॉलिसीज की, जिसकी वजह से लोग जो थे वो नाराज थे या फिर गुस्सा थे। तो यहां पर कहता है कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी उसने अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया था। जैसे हमने देखा कि जो राजा लोग थे वो हार गए थे, उनकी ताकत संपत्ति चली गई थी। रानियों का भी वही हाल था। किसान जो थे वो परेशान थे क्योंकि उनसे टैक्स वगैरह ज़्यादा लिया जा रहा था। जो जमींदार थे वो परेशान थे क्योंकि उनके कामकाज में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दखल देती थी। ट्राइबल लोगों को भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा था। इसके अलावा सोल्जर्स भी थे, वो नाखुश थे। तो इन सभी पर इंपैक्ट पड़ा था। अब यहां पर इन सभी पर इंपैक्ट पड़ा तो इन्होंने किस तरीके से रेजिस्ट किया, किस तरीके से विरोध किया, ये तो अभी तक जो भी इवेंट हुआ था 1857 से पहले वो छोटे लेवल पर हुआ था। 1857 का रिवोल्ट जो था वो बहुत बड़ा रिवोल्ट था और बहुत सारे इलाकों से अंग्रेजों को बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया था। इसीलिए हम यहां पर 1857 की बात कर रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नवाब थे उनके ऊपर क्या फर्क पड़ा था अंग्रेजों के शासन की वजह से। टॉपिक है नवाब्स लूज देयर पावर। अब यहां पर नवाब कहने का मतलब है कि सिर्फ नवाबों की बात नहीं हो रही, बल्कि जितने भी जमींदार थे, राजा थे, जो भी मतलब पावरफुल थे, जो कि एक इलाके को कंट्रोल कर रहे थे, सभी की बात हो रही है। अब यहां पर देखिए नवाबों पर हम कह सकते हैं कि सबसे बुरा इंपैक्ट पड़ा था। क्यों भाई, क्यों सबसे बुरा इंपैक्ट हम कह रहे हैं? इसका रीजन ये था कि नवाब जो थे अंग्रेजों के आने से पहले अपने इलाके के मालिक हुआ करते थे। वो अपने इलाके में बिल्कुल सारा चीज कंट्रोल करते थे। लेकिन क्या हुआ मिड 18 सेंचुरी से, मतलब कि 1750 के बाद क्या हुआ कि जो नवाब थे और जो राजा थे उनकी ताकत धीरे धीरे घटने लगी। धीरे धीरे ताकत उनकी कम होने लगी। क्यों भाई? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उनके ताकत में एक तरीके से इंटरफेयर कर रही थी। और आगे चलकर क्या हुआ, इन सभी नवाब और राजाओं की अथॉरिटी चली गई, पावर चली गई, उनका ऑनर चला गया, उनका जो रिस्पेक्ट था कि भाई हम राजा हैं, इस इलाके के नवाब हैं, हमारे पास सुप्रीम पावर है, वो सारा चीज खत्म हो गया। और इसके साथ ही जो बहुत सारे जो राज्य थे जहां के राजा वगैरह अपना इलाका संभालते थे, वहां पर रेसिडेंट को स्थापित कर दिया गया। अब रेसिडेंट क्या होता है ये तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। अब यहां पर जो रूलर्स थे उनकी जो ताकत थी, उनकी जो डिग्निटी थी, उनकी आर्मी जो थी, वो सारी धीरे धीरे क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। और उनके रेवेन्यूज को उनसे छीन लिया गया और उनके इलाकों पर क्या किया गया, कंपनी ने कब्जा कर लिया। मतलब कि उनके पास जो भी कुछ था, राजाओं के पास, नवाबों के पास, वो सारा चीज धीरे 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 करके छीन लिया गया। उनके पास फिर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर कहता है कि बहुत सारे जो रूलिंग फैमिलीज थे, बहुत सारे जो रूलर्स थे, उन्होंने ट्राई किया कि चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों से बातचीत करके मामला को सलटा लेते हैं, चलो शांति से खत्म हो जाएगा, वो भी खुश हम भी खुश। तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये चीज कोशिश किया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, उन्होंने कंपनी को यह कोशिश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी बात मान जाए और उनका जो बेटा है जो कि एक तरीके से एडॉप्टेड हायर है। आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, तो वहां पर चैप्टर नंबर 3
2 था, जो भी था, उसमें आपने पढ़ा था कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि कोई भी राजा अगर उसका बेटा नहीं होता है तो उसका राज्य क्या कर लिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। तो यहां पर झांसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन क्या हुआ, तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कंपनी से बातचीत करने लगी कि भाई हमारे लिए थोड़ा एक्सेप्शन करो, क्या करो, हमारे बेटे को तुम एक्सेप्ट कर लो एज अ किंग, और उसके बाद क्या करो, हमको जाने दो, हम तुम्हारे साथ डील कर लेंगे। इसी तरीके से जो नाना साहब थे, जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, उन्होंने भी कोशिश किया कि भाई उनकी बात भी मान ली जाए और उन्हें वही रुतबा मिले जो कि उनकी फादर के पास था, उन्हें भी वही पेंशन मिले जो कि उनके फादर को मिलता था। लेकिन जो कंपनी थी वो भाई सबसे पावरफुल हो चुकी थी पूरे इंडिया में। कंपनी ने बोला कि नहीं, किसी की बात नहीं मानी जाएगी, किसी को भी वैल्यू नहीं दिया जाएगा, जो हम कहते हैं वही होगा। और यहां पर क्या हुआ, कंपनी ने सभी की बातों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद आगे चलकर एक और घटना हुआ, वो हुआ अवध के साथ। जो अवध राज्य था उसको क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। अवध के बारे में हमने पहले भी बात किया है कि अवध को किस तरीके से कब्जा किया गया था, तो उसको जरा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो अवध जो था वो, उसको हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द लास्ट स्टेट था जिस पर क्या हुआ था, कब्जा हुआ था। अब यहां पर जो अवध था उस पर 1801 में सब्सिडरी अलायंस लागू कर दिया गया था। सब्सिडरी अलायंस क्या है आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। सब्सिडरी अलायंस में होता है कि जो अवध राज्य है वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता है, और अवध राज्य की सुरक्षा कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और इस सुरक्षा देने के बदले में अवध राज्य जो है वो क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देगा। तो यहां पर क्या हुआ, अवध जो है उसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लागू कर दिया गया। अवध के नवाब जो थे वो कुछ पेमेंट नहीं करने पाए, तो अवध के कुछ इलाके के ऊपर क्या कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। और आगे चलकर 1856 में अवध राज्य को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया था। जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो इलाका है अवध का, वहां पर नवाब जो है वो सही से शासन नहीं कर रहा है और यहां की जनता प्रताड़ित है, जनता को परेशानी हो रही है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की यह ड्यूटी बनती है कि वो अवध के नवाब को हटा दे और पूरे अवध पर क्या करे, खुद से शासन करे, खुद से पूरा इलाका कंट्रोल करे, ताकि जनता को इंसाफ मिल सके और सही तरीके से शासन चल सके। यह बहाना करके क्या किया गया, अवध को मिला लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके से। ठीक है, अब इसके साथ ही आगे चलकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जानती थी कि भाई जो मुगल डायनेस्टी है वो इंडिया में काफी रेपुटेबल डायनेस्टी है, उसको काफी रेपुटेशन प्राप्त है और पूरे इंडिया पर काफी सालों तक, कई 200-300 सालों तक वो शासन कर चुकी है। तो कंपनी जो थी वो चाहती थी कि मुगल डायनेस्टी को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ताकि हमको चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचे। तो यहां पर क्या हुआ, जो कंपनी थी उसने धीरे धीरे स्टेप लेना शुरू किया। जैसे जो मुगल डायनेस्टी थी उसमें क्या होता था कि जो कॉइन्स वगैरह छपते थे ना, सिक्के छपते थे, उस पे मुगल किंग का फोटो छपता था। तो यहां पर क्या हुआ कि जो मुगल किंग जो थे उनका नाम छपता था, तो उनका नाम धीरे धीरे क्या किया जाने लगा, हटाया जाने लगा। जो कंपनी कॉइन छापती थी, कॉइन बनाती थी, सिक्के बनाती थी, उसमें से मुगल किंग का नाम हटा दिया गया। आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर 1849 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके फैमिली के जो लोग हैं उनको लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में किसी दूसरे जगह पर उनको रहने के लिए जगह दी जाएगी। और आगे चलकर 1856 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो कनिंग थे, गवर्नर जनरल कनिंग, इन्होंने डिसाइड किया कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो अंतिम किंग होंगे और इनके बाद जो इनके वंशज होंगे, बेटे होंगे, उनको किंग नहीं बनाया जाएगा और उनको किंग यानी कि राजा की उपाधि नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको क्या कहा जाएगा, राजकुमार, प्रिंस कहा जाएगा। समझ गए? और इसके बाद जितने भी लोग आएंगे मुगल डायनेस्टी से उन सभी को प्रिंस कहा जाएगा, राजा कोई नहीं बनेगा। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से जो किंग थे, राजा थे, अलग अलग प्रकार के, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है टॉपिक पेजेंट्स एंड द सिपोइज, यानी कि हम देखेंगे कि किसान जो थे और साथ में जो सैनिक थे, इनके सामने क्या चुनौतियां थी, क्या परेशानियां थी अंग्रेजों की वजह से। यहां पर कहता है कि जो देहाती इलाके थे, गांव के इलाके थे, वहां पर जो किसान थे और जो जमींदार थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। वो बिल्कुल गुस्सा थे अंग्रेजों के हाई टैक्सेस और उनका रिजिड मेथड की वजह से।
रिजिड मेथड मतलब कि भाई जबरदस्ती टैक्स लेना, नहीं तुमको देना है टैक्स, बिल्कुल छूट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, मतलब जबरदस्ती जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टैक्स कलेक्शन करती थी। तो यहां पर क्या होता था कि बहुत सारे जो किसान थे वो कई बार टैक्स नहीं दे पाते थे, और उसकी वजह से क्या होता था, वो लोन लेते थे, मनी लेंडर से, साहूकारों से लोन ले लेते थे, और लोन जब वो नहीं चुका पाते थे तो उनका जमीन उनसे छीन लिया जाता था, जो कि पिछले कई जनरेशन से वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब यहां पर किसानों के बारे में तो आप जान गए कि किसान क्यों गुस्सा थे अंग्रेजों से, समझ गए। अब इसके बाद सैनिकों की बात होती है, तो जो सैनिक थे जिनको कि सिपॉयज कहा जाता था, ये सिपॉय भी जो थे ये नाराज थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। उनके नाराजगी का कई सारा कारण था, जिसमें कि पहला तो उनका वेतन था, उसके अलावा अलाउंसेस थे, इसके साथ ही जो उनको कंडीशन था जिसमें वो काम करते थे, खाना पीना रहना, ये सारी जो चीज़ें थी वो बहुत बुरी थी। और इसके साथ ही कुछ जो नए कानून बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो इन सैनिकों के धर्म को भी एक तरीके से प्रभावित करती थी। अब यहां पर उस समय की बात है, धर्म कैसे प्रभावित करती थी ये देखते हैं। तो उस समय जो लोग थे उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अपने इलाके को छोड़कर और क्या करता है, सी यानी समुद्र पार करके किसी जगह जाता है, तो उसका रिलीजन, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसका कास्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या था कि कोई भी समुद्र पार करके कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होता था। तो इस वजह से जब 1824 में 1824 में सैनिकों को कहा गया कि आप लोग जाइए बर्मा, वहां पर आपको जहाज से समुद्र के से होकर बर्मा जाना है और युद्ध लड़ना है, तो वहां पर उन्होंने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। लेकिन यही सभी सैनिक तैयार हो गए जब इनको कहा गया कि आपको रोड से होकर जाना है, तब ये सभी सैनिक तैयार हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो सैनिक मना कर चुके थे सी से जाने से, समुद्र के थ्रू जाने से, उनको पनिश किया गया। और उनको क्या किया गया, एक तरीके से या तो नौकरी से निकाला होगा या फिर किसी और तरीके से पनिश किया गया। और यहां पर ये जो इशू था ये उतना ज्यादा डाउन नहीं हुआ, तो अंत में 1856 में 1856 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ये कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति अगर वो आर्मी में शामिल होता है तो उसको क्या करना होगा, विदेश में नौकरी करने के लिए तैयार रहना होगा, कि सेना कभी भी उसको विदेश में भेज सकती है। अब यहां पर एक और चीज था जिसकी वजह से सैनिक परेशान थे, वो था कि भाई देखो, जो जितने भी सैनिक वगैरह थे आर्मी में, उसमें से ज्यादातर जो सैनिक थे वो देहाती इलाकों से आते थे, गांवों से आते थे। और गांवों में हमने देखा कि जो किसान थे वो बहुत परेशान थे, वो काफी तकलीफ में थे। तो यहां पर क्या हुआ कि जो गांवों का गुस्सा था, गांवों के बातों को लेकर जो नाराजगी थी गांव के लोगों में, वो सैनिकों पर भी हावी हो गए, कि क्योंकि सैनिक भी उसी परिवार से बिलोंग करते थे जो कि परिवार गांव में परेशान है अंग्रेजों से। तो ये चीज हुआ कि भाई जो लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान थे, सभी तरीके के लोग। अब इसके अलावा एक और चीज था जिसकी वजह से लोग परेशान थे, और वो था रिस्पॉन्सेज टू द रिफॉर्म्स। मतलब कि अंग्रेजों ने कई तरीके के रिफॉर्म लाने की कोशिश की, कई तरीके के चेंजेस करने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोग जो थे वो परेशान थे। अब यहां पर ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया में आए, तो इंडिया में उन्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिली जो कि इंग्लैंड में, यूरोप में नहीं हुआ करती थी। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम था, इसके अलावा सती प्रथा था, और भी बहुत तरीके के आपको ऐसी चीजें थी, अंधविश्वास जिसको हम कह सकते हैं, जो कि यूरोप में नहीं चलती थी। तो ब्रिटिशर्स का कहना था कि हम लोगों को इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, सोशल चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कई सारे सुधार किए। जैसे उन्होंने कानून बनाया ताकि जो सती प्रथा है इसको बंद किया जा सके, जो विडो रीमैरिज है उसको चालू किया जा सके। मतलब उस समय कोई अगर लेडीज विधवा हो जाती थी तो उनको शादी करने की दोबारा परमिशन नहीं होती थी, तो विडो रीमैरिज का भी प्रावधान किया गया, उसके लिए भी चीज़ें शुरू की गई। इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज का एजुकेशन भी शुरू किया गया कि भाई सभी लोगों को इंग्लिश में एजुकेशन मिले। आगे चलकर 1830 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि आइए आप लोग लोगों को क्रिश्चियन बनाइए, लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कीजिए। अब यहां पर क्या हुआ, इनको यह भी परमिशन मिला कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो जमीन ले सकती हैं, प्रॉपर्टी रख सकती हैं, सभी चीजें कर सकती हैं। साथ में आगे चलकर 1850 में एक नया कानून बनाया ताकि जो कन्वर्जन है उसको आसान बनाया जा सके, या फिर ऐसा बनाया जा सके कि लोग खुद से क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। अब जैसे कि क्या हुआ कि यह किया गया प्रावधान कि कोई
कोई भी व्यक्ति जो इंडियन है वो अगर क्रिश्चियन बन जाता है तो क्या करेगा, वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, रख सकता है, ले सकता है। अब इन सारी चीजों की वजह से धर्म से रिलेटेड इतने सारे जो चेंजेस किए गए अंग्रेजों के द्वारा, इन चीजों की वजह से बहुत सारे जो इंडियंस थे उनको ये लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सोशल जो कस्टम्स हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका जीवन जीने का जो तरीका है उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से क्या था, इस वजह से लोग काफी नाराज थे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि सुधार चाहते थे, सोसाइटी में चेंज चाहते थे। उनके बारे में हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर आगे एक टॉपिक है थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, यानी जनता क्या देखती थी, जनता क्या सोचती थी। तो यहां पर देखिए सोर्स 1 और सोर्स 2 दो सोर्स दिए गए हैं जहां पर आपको आम लोगों की कहानियां बताई गई हैं। यहां पर एक व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं अनुष्ठान कराने, वो अपना पूरा बातचीत बताते हैं, तो उसको आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक आपको सूबेदार की कहानी है, एक सूबेदार थे, एक सीताराम पांडे, इन्होंने कहानी लिखी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे सामने टॉपिक आता है अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें समझना है कि भाई ये म्यूटिनी क्या चीज है, म्यूटिनी का मतलब क्या होता है। तो यहां पर आपको मतलब दिया गया है कि भाई देखो, जो म्यूटिनी का मतलब क्या है, व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। जब आर्मी के सैनिक ग्रुप बनाकर विरोध कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटिनी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि कहीं पर आर्मी है, आर्मी की है, और उसमें से सैनिक हैं, सैनिक क्या किए, अपने ऑफिसर्स का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिए, तो यह क्या हुआ, म्यूटनी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो यहां पर कह रहा है टॉपिक अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब क्या, रिबेलियन का मतलब विद्रोह, विद्रोह मतलब बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह। और म्यूटनी मतलब क्या, आर्मी के जो फौजी हैं, सैनिक हैं, वो अपने ऑफिसर्स का बात मानने से इनकार कर चुके हैं। यानी एक छोटा सा म्यूटनी, एक आपका जो बराक होता है जहां पर सैनिक रहते हैं, एक छोटे से सेंटर में सैनिक रहने वाले जो लोग, सैनिक जो थे, उन्होंने क्या किया, म्यूटनी किया। आगे चलकर वो क्या बन गया, पूरे देश स्तर पर एक रिबेलियन बन गया। कैसे बना, ये जरा सा हम लोग समझते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहता है, दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। मतलब क्या, मतलब देखिए, जो शासन करने वाले लोग हैं, जो सरकार है और जनता, इनके बीच में हमेशा ही टकराव बना रहता है, चाहे कहीं भी हो। हमेशा लोग जो हैं वो विरोध करते हैं, सरकार दबाती है, ये चलते रहता है। लेकिन शायद ही कभी होता है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो विरोध है, विद्रोह है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि जो सरकार का पूरा सिस्टम है, सरकार का पूरा जो तंत्र है, वो पूरा हिल जाता है। और ऐसा विद्रोह करने के लिए चाहिए क्या, ऐसा विद्रोह अगर हो जहां पर पूरे सरकार का तंत्र, सरकार का व्यवस्था अगर डूब जाए, खत्म हो जाए, तहस नहस हो जाए, तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल चाहिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग होने चाहिए जो कि ये सोचें, जिनका ये विश्वास हो कि हम सभी का दुश्मन एक है, और वो कौन है, सरकार है। और ये सभी लोग एक साथ आ जाएं सरकार के सामने और सरकार का विरोध करने लगें, और एक पूरा सिस्टम बनाए सरकार का विरोध करने का। तब जाकर क्या होगा, कुछ ऐसा हो सकता है कि सरकार का पूरा सिस्टम फेल कर जाए। और 1857 के रिवोल्ट में ऐसा ही हुआ था, जहां पर बहुत तरीके के लोग, बहुत सेक्शन, सोसाइटी के अलग अलग हिस्से के लोग जो थे, सभी लोग एक साथ आए थे। सभी लोगों का यह विश्वास हो गया था कि हम सभी का दुश्मन कौन है, ये अंग्रेज है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, और हम सभी को मिलकर क्या करना है, इनको हटाना है। तो ऊपर हमने देखा कि भाई सोसाइटी के अलग अलग लोग किस तरीके से अंग्रेजों से परेशान थे। कोई राजा था वो भी परेशान था, जमींदार था वो भी परेशान था, किसान था वो भी परेशान था, सैनिक था वो भी परेशान था, आम जनता तो परेशान थी ही, सभी लोग परेशान थे। तो सभी लोग अंग्रेजों के विरोध करना चाहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने चाहते थे। और यही जो सिचुएशन हमने बात किया वो हुआ था कब, कहा 1857 में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर। अब यहां पर क्या हुआ कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1757 से
जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना जो पूरा इंडिया पर कब्जा का काम है वो शुरू किया था। और आगे चलकर 1857 यानी कि करीब 100 साल बाद उनको एक बहुत बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। और ये विद्रोह इतना बड़ा था कि अंग्रेज जो थे उनका यहां पे एग्जिस्टेंस खत्म होने वाला था। अगर ये विद्रोह सक्सेसफुल हो जाता तो अंग्रेज यहां से गायब हो जाते। समझ गए? अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो सिपाहीज थे, सैनिक थे, उन्होंने बहुत ही अलग अलग जगहों पर क्या किया, म्यूटिनी कर दिया। म्यूटिनी क्या होता है आपको पता है। अब ये शुरू कहां से हुआ था, ये शुरू हुआ था मेरठ से, जहां पर क्या हुआ, आपको ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और आगे चलकर सोसाइटी के हर हिस्से के लोग जो थे वो इस विद्रोह में, विरोध में शामिल हो गए। अब यहां पर इस विद्रोह को आपको 18th सेंचुरी का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि आर्म्ड स्ट्रगल था या फिर आर्म्ड रेजिस्टेंस था। आर्म्ड रेजिस्टेंस मतलब कि भाई तलवार, भाला, बंदूक, सभी चीजों से लड़ाई झगड़ा हो रहा था। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमारे सामने क्या टॉपिक आता है, टॉपिक आता है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो यहां पर इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी और किस तरीके से ये रिवोल्ट पूरे एक इंडिया लेवल पर रिवोल्ट में चेंज हो गया, ये हम जरा सा समझेंगे। अब यहां पर कहता है कि 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, एक यंग सोल्जर मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया गया था। और यह इवेंट हुआ था बराकपुर में। बराकपुर है आपको करीब शायद पश्चिम बंगाल में आज के समय में। ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद कुछ सैनिक थे जो कि मेरठ के कैंप में थे, वहां पर इन सैनिकों ने मना कर दिया। क्या चीज के लिए मना किया भाई? इन सैनिकों ने कहा कि भाई देखो, जो नए कार्टिरिज आए हैं ना, उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका यूज करके हम ट्रेनिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, उन्होंने ऐसा किया क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई कार्टिरिज हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि भाई जो कार्टिरिज है उसके बारे में ये अफवाह था या सच था ये हमें नहीं पता। ये बात फैली हुई थी कि ये जो कार्टिरिज है इसको बनाने में गाय की चर्बी और साथ में सुअर की चर्बी बनी हुई है। इस वजह से अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो काऊ है वो हिंदूज के लिए बहुत ही एक पूजनीय होता है और जो मुस्लिम्स हैं वो पीक से काफी दूर ही रहते हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से जो हिंदू सैनिक थे और जो मुस्लिम सैनिक थे वो दोनों ही इस कार्टिरिज से दूर थे। भाई दूर रहना चाहते थे कि नहीं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बोलिए सर ये कार्टिरिज क्या होता है और कार्टिरिज के लिए इतना परेशानी क्यों था, क्या प्रॉब्लम था इससे? तो देखिए, अगर कार्टिरिज की बात करें तो उस समय जो बंदूक होते थे ना, उस बंदूक में आपको क्या आता था, एक प्रकार का पैकेट आता था। जो उसमें क्या होता था कि बंदूक में आपको बारूद डालना होता था। बंदूक की जो नाली होती थी उसमें बारूद डालना होता था। एक सेकंड में आपको इमेज ही दिखा देता हूं। तो यहां पर आप इस इमेज में जो ये राइफल देख रहे हैं ना, ये कहलाता था एनफील्ड राइफल। और यही राइफल जो था वो नया नया आया था 1857 के आसपास ही। और इस राइफल के बारे में ये आपका बात चलता था कि भाई इस राइफल में जो कार्टिरिज लगता है, यानी ये जो कार्टिरिज है, ये कार्टिरिज किस चीज का बना हुआ है, गाय के चर्बी का और साथ में सुअर की चर्बी का। अब लेकिन सर उससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसको यूज करने का जो प्रोसेस था ना, उसको लेकर बहुत प्रॉब्लम था। इसमें क्या होता था कि ये जो कार्टिरिज है इसको सबसे पहले सैनिक जो है वो इस तरीके से दांत से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको नोचता था, उसको खींचकर फाड़ता था, और फिर इसमें से जो ये पाउडर है, बारूद है, इसको गन में डालता था और फिर उसको एक रॉड की मदद से अंदर तक पुश करता था, उसको दबाता था और फिर उसको फायर किया जाता था। ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम था कि जो हिंदूज हैं वो गाय का मांस या फिर कुछ भी सेवन नहीं करते हैं, खाते पीते नहीं हैं, आपको पता होगा, और जो मुस्लिम्स हैं वो सुअर का नहीं खाते हैं। तो यहां पर इस चीज को यही लेकर प्रॉब्लम था कि भाई हम दोनों जो हैं, यानी हिंदूज भी मुस्लिम भी, वो इस राइफल को यूज नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर क्या हुआ, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने बोला कि भाई हम इस चीज का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो क्या हुआ, इस परेशानी को लेकर
कुल मिलाकर 85 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया 10 साल की सजा सुनाकर, यानी 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिसर की बात मानने से इनकार कर दिया था। और यह हुआ था 9 मई 1857 को। कब हुआ था? 9 मई 1857 को। वैसे यहां पर दिखा दूं तो यहां पर मंगल पांडे की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिनके याद में क्या किया गया था? पोस्टल स्टाम्प जारी किया गया था। ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या होता है कि जब इन सैनिकों को 85 सैनिकों को जब 10 साल की सजा सुना दी गई, तो जो बाकी के सैनिक थे उनका रिस्पॉन्स बहुत ही अलग था, एकदम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं, अलग रिस्पॉन्स कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि बाकी के जितने भी सैनिक थे मेरठ में, वो 10 मई को यानी अगले ही दिन क्या हुआ, ये चले गए जेल, मेरठ के जेल में। वहां पर जितने भी सैनिक जेल में थे उनको छुड़ा लिया गया और इसके साथ ही इन लोगों ने जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन पर अटैक किया और उनकी हत्या कर दी। और इसके साथ ही इन्होंने गन्स कैप्चर कर लिए, एमुनेशन ले लिया और सभी बिल्डिंग जो थे, प्रॉपर्टी जो थी, उनको जला दिया। अंग्रेजों की जितनी भी बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज थी उनको जला दिया और वार डिक्लेयर कर दिया गया फिरंगियों के ऊपर। अब फिरंगी का मतलब क्या होता है? फिरंगी का मतलब एक तरीके से फॉरेनर होता है, यानी विदेशी लोगों के लिए फिरंगी शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और यहां पर ये जो शब्द होता है ना, ये एक तरीके से अच्छे सेंस में नहीं लिया जाता है, निगेटिव सेंस में लिया जाता है। ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर क्या होता है कि ये जो सोल्जर्स थे, ये सोल्जर्स इतने जोश में आ गए कि इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हैं वो अंग्रेजों के शासन को खत्म कर देंगे, इंडिया से हम लोग यहां से निकल जाएंगे। अब यहां पर बात है कि अगर अंग्रेजों को हटा दिया जाएगा तो इंडिया पर शासन कौन करेगा, राज कौन करेगा? तो इसका आंसर इन सैनिकों ने दिया कि भाई मुगल इंपरर जो बहादुर शाह जफर है ना, इनको हम बना देंगे क्या, इंडिया के इंपरर। ठीक है। अब यहां पर मेरठ के जो सैनिक थे ये बोले कि चलो अब दिल्ली। दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली में रहते थे बहादुर शाह जफर। और ये सैनिक जो थे ये रात भर घुड़सवारी करके 10 मई की रात को घुड़सवारी करके कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। और सुबह सुबह पहुंच गए कहां पर? लाल किले पर, जहां पर इनको क्या करना था? इनको बहादुर शाह जफर से मिलना था। लेकिन जैसे जैसे ये दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो इनके दिल्ली आने की खबर आसपास के सभी सैनिक कैंपों में पहुंच गई और वहां पर जितने भी रेजिमेंट थे, जितने भी सैनिक थे, सभी सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। फिर से क्या हुआ? ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी गई और उनके हथियार और एमुनेशन को सीज कर लिया गया, छीन लिया गया, बिल्डिंग्स को आग लगा दिया गया और जितने भी सोल्जर्स थे वो रेड फोर्ट के पास जमा हो गए, मेरठ वाले भी और साथ में दिल्ली के जो थे वो भी। अब यहां पर इन लोगों ने डिमांड किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बादशाह से मिलेंगे और बादशाह से मिलकर क्या करेंगे, उनको भारत का एम्परर घोषित करेंगे। लेकिन जो एम्परर थे बहादुर शाह जफर, वो काफी संकोच में थे। वो सोच रहे थे कि यार कैसे भाई इतने बड़े पावर को, ब्रिटिशर्स को हम कैसे चैलेंज करेंगे, इस चीज को लेकर वो चिंतित थे। लेकिन क्या हुआ, अंत में जो है ये सैनिक जो थे ये जबरदस्ती घुस गए महल में और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया, लीडर घोषित कर दिया कि भाई हमारे लीडर कौन? बहादुर शाह जफर। यहां पर आप तस्वीर दे सकते हैं बहादुर शाह जफर की, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। अब यहां पर जो एम्परर थे उन्होंने अंतिम में इन सभी लोगों की बात मान ली, एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने क्या किया, इंडिया के जितने भी लीडर्स थे, रीजनल लीडर्स थे या फिर और भी जो लोग थे पावरफुल लोग अलग अलग इलाके में, इन सभी को लेटर लिखा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कन्फेडरेसी बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं और क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स से फाइट करते हैं। और ये जो स्टेप था ना, ये स्टेप बहुत बड़ा रीजन था इंडिया में 1857 के रिवोल्ट होने का। क्यों? इसका रीजन ये था कि जो मुगल डायनेस्टी थी वो इंडिया के बहुत बड़े इलाके पर रूल किया करती थी और लगभग हर इलाके में जो मुगल रूलर था उसका बहुत रिस्पेक्ट होता था, बहुत पावरफुल उसको माना जाता था। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो जब उन्होंने लेटर लिखा तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। जितने भी जो छोटे छोटे रूलर थे और जितने भी लोकल पावरफुल लोग थे जो कि मुगल रूलर के नाम पर रूल किया करते थे, उन्होंने फील किया कि अगर ब्रिटिश रूल जो है वो फैलता है तो भाई हम लोग तो चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग मुगल रूलर को फिर से राजा बना देते हैं, फिर से इंडिया का एम्परर बना देते हैं, तो हम लोग फिर से अपने इलाके पर फ्रीली रूल करने पाएंगे और ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर यहां से खत्म हो जाएगा।
अब यहां पर जो अंग्रेज थे वो इस चीज को देखकर बिल्कुल भौचक्का थे। क्यों भाई? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो पूरा मामला है ना, ये मामला शांत हो जाएगा, ये जो गोली बारूद वाला मामला है, सुअर की चर्बी गाय की चर्बी वाला मामला है, वो शांत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने एक लेटर लिखा, एक क्या मतलब बहुत सारे लेटर लिखे, जब उन्होंने लेटर लिखा बहुत सारे लीडर्स को, तो क्या हुआ, पूरा सिचुएशन ही चेंज कर गया। छोटा सा एक म्यूटिनी क्या बन गया, इंडिया लेवल पर रिवोल्ट बन गया। अब यहां पर जो लोग जो थे उन्होंने देखा कि भाई अब एक चांस है। क्या चांस है? कि हम लोग अंग्रेजों को हरा सकते हैं, हटा सकते हैं, और उसके बदले हमारी पुरानी व्यवस्था वापस आ सकती है। तो इस वजह से लोग जो थे उनके अंदर इंथुजियाज्म था, इंस्पिरेशन था, और उनको यह कॉन्फिडेंस था कि अगर हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस से अपना शासन ला सकेंगे, अंग्रेजों को यहां से भगा सकेंगे। अब ये तो बात हो गई कि रिबेलियन की शुरुआत कैसे हुई। अब बात करते हैं ये रिबेलियन फैला कैसे। अब देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे वो दिल्ली से गायब हो चुके थे। हमने देखा कि भाई जो मेरठ से सैनिक आए, दिल्ली में जो सैनिक थे, सभी ने क्या किया, अंग्रेजी अफसरों को मार दिया, दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। जब दिल्ली से ब्रिटिशर्स को हटा दिया गया तो उसके एक हफ्ते बाद तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ भाई? क्योंकि खबर सभी जगहों तक नहीं फैली थी। उस समय तो टेलीफोन या कुछ ऐसा था नहीं, तो सैनिक जो थे वो कहीं दूसरी जगह जाकर लोगों को बता रहे थे। जो बहादुर शाह जफर ने लेटर लिखा था, लेटर पहुंचने में टाइम लगा। तो जब न्यूज पहुंचा अलग अलग इलाकों में देश के, तो सभी जगहों पर क्या हो गए, सैनिक कैंपों में म्यूटनी होने लगी। सभी सैनिक विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे, सेना को छोड़कर बाहर भागने लगे। और इसके अलावा रेजिमेंट जो थे वो सेना मतलब अंग्रेजों के साइड्स को छोड़कर इस तरफ आ गए और क्या करने लगे, अंग्रेजों का विरोध करने लगे। और ये सैनिक फिर एक नोडल पॉइंट पर जमा होते थे। जमा मतलब कि देखिए, कहीं देहाती इलाके में कोई सैनिक कैंप है तो वहां से आ गए, कानपुर के पास है तो कानपुर आ गए, दिल्ली के पास है तो दिल्ली आ गए, लखनऊ के पास है तो लखनऊ आ गए। अलग अलग इलाके जो भी नजदीक का शहर या फिर नोडल पॉइंट है वहां पर आ गए। तो क्या हुआ, इसके बाद जो गांव, जब सैनिकों का ये पूरा विरोध शुरू हो गया, म्यूटनी शुरू हो गई देश के अलग अलग इलाकों में, उसके बाद जो शहरों और गांवों के जो लोग थे ये भी रिबेलियन में शामिल हो गए, और लोकल लीडर्स के साथ साथ ये भी क्या करने लगे, विरोध करने लगे। और इन सारे विरोध में जमींदार भी शामिल हुए, और इसके अलावा लोकल जो चीफ थे, लोकल लीडर्स थे, वो भी शामिल हुए। और ये सभी जो थे वो ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा जितने भी पावरफुल लीडर्स थे, जैसे कि नाना साहब, जो कि पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कानपुर के आसपास सैनिकों को जमा किया, और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गैरिसन को अपने शहर से, कानपुर से निकाल दिया। ब्रिटिश गैरिसन मतलब जो सैनिकों का जत्था वगैरह होता है ना, उसको गैरिसन कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने यह भी डिक्लेयर किया कि वो क्या है, गवर्नर है, कानपुर के गवर्नर हैं, या उसके आसपास के इलाके के गवर्नर जो हैं। और पूरे इंडिया का एम्परर कौन है, तो भाई बहादुर शाह जफर जो हैं वो पूरे इंडिया के एम्परर हैं, और बहादुर शाह जफर की आशीर्वाद से ये अपने इलाके में काम करेंगे, गवर्नर बनकर रहेंगे। इसी तरीके से लखनऊ में बिरजिस कदर, जो वाजिद अली शाह थे, नवाब, जो कि अवध के नवाब थे, जिनको हटाया गया था, उनके बेटे, इन्होंने खुद को क्या किया, नया नवाब घोषित कर दिया। और इन्होंने भी मान लिया कि हाँ, भारत के नवाब कौन, भारत के शहंशाह कौन, बहादुर शाह जफर। और उनकी जो मदर थी, माँ थी, बेगम हजरत महल, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध में, विद्रोह में बहुत बढ़ चढ़कर शामिल थी। इसी तरीके से झांसी में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने सैनिकों को ज्वाइन किया, और वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गई, युद्ध लड़ने लगी। और इसके साथ ही इनका मदद किया किसने, तात्या टोपे ने। मतलब इन दोनों ने मिलजुल कर क्या किया, विद्रोह किया। अब तात्या टोपे थे कौन, ये थे आपके नाना साहेब के जनरल, ठीक है। इसी तरीके से जो मंडला रीजन था मध्य प्रदेश का, यहां पर रानी अवंतीबाई लोधी जो थी रामगढ़ की, ये भी सामने आई, और ये भी क्या किया, हजारों की संख्या में सैनिकों को लेकर ब्रिटिशर्स का ये विरोध करने लगी। और वहां पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को अपने इलाके से बाहर निकाल दिया। अब जहां जहां पे म्यूटनी हुई, जहां जहां पे विद्रोह हुआ, उन सभी जगहों पर जो अंग्रेज थे उनकी संख्या काफी कम थी, और विद्रोह करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। इस वजह से क्या हुआ, जो सैनिक थे वो आसानी से जीत गए, अंग्रेज जो थे उनको बुरी तरीके से हरा दिया गया। बहुत शहरों से, बहुत बड़े इलाके से अंग्रेजों को गायब कर दिया गया।
और अगर आप मैप देखें तो मैप अगर आप देखते हैं तो मैप भी आपको दिया गया है, एक सेकेंड। तो यहां पर आप विद्रोह के पॉइंट्स का मैप देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि भाई ये जो पूरा इलाका है ना, इस इलाके से लगभग कहिए तो अंग्रेज गायब ही हो चुके थे, और इस इलाके, इस सभी जगहों पर क्या हुआ था, सभी जगहों पर विद्रोह वगैरह हुए थे। समझ गए? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक तरीके से अंग्रेजों को बिल्कुल गायब कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो लोग थे जो कि इस तरीके के विरोध में, आंदोलन में शामिल होने से संकोच कर रहे थे, डर रहे थे कि यार आंदोलन में शामिल हो या नहीं हो, अंग्रेज फिर से आ जाएंगे, फिर से हमला कर देंगे। तो इन्होंने जब देखा कि अंग्रेज जो है वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, नजर भी नहीं आ रहे हैं, कहां गए पता भी नहीं चल रहा है, तो ये लोग भी कॉन्फिडेंस में आ गए और ये भी जो थे रिबेलियन में शामिल हो गए, जो कि पहले संकोच कर रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ, अवध जो रीजन था वहां पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा था इस विद्रोह का, और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो इसमें शामिल हुए थे। एक छोटा सा आपको लेटर है जो कि 6 अगस्त 1857 में भेजा गया था, टेलीग्राम भेजा गया था, जो कि भेजा गया था लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर के द्वारा, जो कि अपने कमांडर इन चीफ को भेजा गया था कि भाई देखो हमारे इलाके में हमारे जो लोग हैं, सैनिक हैं, वो बहुत कम है, हमला करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, सभी लोग जो हैं हमारा विरोध कर रहे हैं, तो इस चीज़ को से हमें बचाया जाए, इस तरीके का लेटर भेजा गया था। अब इसके साथ ही जो पहले से पॉपुलर लीडर थे, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे वो नए लीडर के रूप में सामने आए, जैसे कि अहमदुल्ला शाह जो थे वो एक मौलवी थे फैजाबाद से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिशर्स का जो राज है वो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। उन्होंने लोगों का इमेजिनेशन कॉट के, मतलब कि लोगों का ध्यान इन पर गया और ये क्या करने लगे, बहुत बड़ी संख्या में सपोर्टर्स का ग्रुप लेकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे। और ये आ गए लखनऊ, यहां पर ब्रिटिशर्स का इन्होंने विरोध किया। इसके बाद दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में गाजी इकट्ठा हुए। गाजी किनको कहते हैं, रिलीजियस वार, ये धर्म के लिए जो लड़ता है उसको कहते हैं। ये भी दिल्ली में जमा हुए ताकि अंग्रेजों से ये फाइट कर सकें। इसके अलावा बख्त खां जो कि बरेली के एक सोल्जर थे, इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जमा किया, लीड किया और दिल्ली में लीड किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर बन गए रिबेलियन के दौरान। अब इसी तरीके से बिहार में एक बहुत ही बूढ़े जमींदार थे कुंवर सिंह, इन्होंने भी क्या किया, सैनिकों को ज्वाइन किया, विरोध करने वाले सैनिकों को, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ कई महीनों तक युद्ध लड़ा। और जो लीडर्स थे, जो और फाइटर्स थे, वो पूरे इंडिया से ज्वाइन कर रहे थे विरोध को, और पूरे इंडिया से अंग्रेजों का विरोध हो रहा था। अब यहां पर टॉपिक है द कंपनी फाइट्स बैक, यानी कि क्या हुआ भाई, विरोध तो हो गया, वो काफी सक्सेसफुल भी रहा, अंग्रेजों को बहुत बड़े इलाके से बाहर भी निकाल दिया गया। तो अब कंपनी वापस कैसे लड़ती है, वापस पूरे इंडिया पर कब्जा कैसे करती है, हम ये अब देखने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देखिए, जो विरोध था, विद्रोह था, वो बहुत बड़े स्तर पर था, इतने बड़े स्तर पर था कि नॉर्थ इंडिया के बहुत रीजन से अंग्रेजों को गायब कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जब कंपनी ने देखा कि भाई इतना बड़ा रिवोल्ट हो रहा है, इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, तो कंपनी ने सोचा कि भाई अब हम पूरा अपना जी जान लगा देंगे, पूरा ताकत लगा देंगे और इस विद्रोह को हम दबा कर रहेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, कंपनी ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया कि भाई इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट मंगाया। मतलब इंग्लैंड से सैनिकों को बुलाया, हथियार मंगाए, गोला बारूद मंगाया, सब चीज इंग्लैंड से मंगाया। नए कानून उनके द्वारा बनाए गए ताकि जो रिबेल्स हैं, रिबेल करने वाले लोग हैं, विद्रोह करने वाले लोग हैं, उनको आसानी से फांसी वगैरह दिया जा सके, सजा सुनाया जा सके। और इसके साथ ही उसके बाद ये अंग्रेज जो थे, ये आपको रिवोल्ट के जितने भी स्टॉर्म सेंटर थे वहां पहुंचे। स्टॉर्म सेंटर मतलब कि जो मेन पॉइंट्स थे वहां पर गए। दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया सितंबर 1857 में। और इसके बाद जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, इनको कोर्ट में इन पर केस चला, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास की सजा हो गई, और इनको और इनकी वाइफ को, बेगम जीनत महल को जेल में भेज दिया गया, रंगून में। बहादुर शाह जफर जो थे, उनकी रंगून में ही मृत्यु हो गई, जेल में 1862 में नवंबर में। और एक बात और चीज जो यहां नहीं लिखी गई है कि इनके 2 बेटे थे और इनके दोनों बेटों को मार दिया गया था इनकी आंखों के सामने ही। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक इमेज दिया गया है, यहां पर ये दिल्ली में जाते हुए सैनिकों का इमेज है, अंग्रेजी सैनिकों का, जो कि दिल्ली में जा रहे हैं। और यहां पर
ये आपको 7 मील लंबा सीज ट्रेन देख सकते हैं। यहां पर क्या था, सीज ट्रेन में क्या था, मतलब एक लंबा सीरीज जा रहा था 7 मील, मतलब कि करीब 10-12 किलोमीटर लंबा ग्रुप था लोगों का, पूरा काफिला जा रहा था, जिसमें कि हथियार वगैरह लोड करके ये लोग जा रहे थे ताकि दिल्ली को कैप्चर किया जा सके विद्रोहियों से। ठीक है, अब यहां पर दिल्ली का जब रिकैप्चर हो गया, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो इसका यह मतलब नहीं था कि पूरे इंडिया से रिबेलियन समाप्त हो गया, विद्रोह समाप्त हो गया। लोग जो थे अभी भी विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स को करीब 2 साल तक पूरा मेहनत करना पड़ा, ताकत लगाकर मेहनत करना पड़ा ताकि इस प्रकार के रिबेलियन को दबाया जा सके। और अलग अलग इलाके पर अलग अलग समय में रिकैप्चर हुआ। जैसे लखनऊ को रिकैप्चर करने में 6-7 महीने लग गए। मार्च 1858 में लखनऊ रिकैप्चर हुआ। रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट किया गया जून 1858 में। इसी तरीके से जो रानी अवंतीबाई थी, उनको शुरुआत में तो जीत मिली थी अपने इलाके में, लेकिन जब उनको अंग्रेजों ने घेर लिया तो उन्होंने अपनी जान देना ही सही समझा, अंग्रेजों के जेल गिरफ्त में आना सही नहीं समझा। इसी तरीके से जो तात्या तोपे थे, ये जंगल में भाग गए और गुरिल्ला वारफेयर करने लगे, अंग्रेजों पर हमला करने लगे, और इसमें उन्होंने बहुत सारे ट्राइबल और पेजेंट लीडर्स की मदद ली। इसके साथ ही इनको कैप्चर कर लिया गया, जेल केस चलाया गया और हत्या कर दी गई अप्रैल 1859 में। ठीक है, अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताया था कि जब विद्रोह करने वाले लोग जीतने लगे ना, तो बहुत सारे लोग जो संकोच में थे वो भी ज्वाइन हो गए विद्रोह में। लेकिन जब विद्रोह करने वाले लोग हारने लगे, अंग्रेज जीतने लगे, तो ये सारे लोग जो थे ना, ये फिर से वापस हट गए। बोले कि यार ये तो गड़बड़ है, क्या होगा, फिर से अंग्रेज आ गए, फिर से हमला होगा, गड़बड़ होगा। तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग फिर से छोड़ छाड़ कर अपने घर वापस जाने लगे। और इसके अलावा ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी दिमाग लगाया। उन्होंने भी क्या किया कि भाई हम लोग कैसे वापस से लोगों का लॉयल्टी जीत सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने यह अनाउंसमेंट किया कि कोई भी आदमी, कोई भी लैंड होल्डर या फिर कोई भी आदमी है, वो अगर किसी भी ब्रिटिशर्स का उसने अगर हत्या नहीं किया है और वो हमारे साइड होना चाहता है, तो वो हमारे साइड हो सकता है, और उसकी जो अधिकार वगैरह हैं वो नहीं छीने जाएंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग अंग्रेजों के साइड फिर से हो भी गए। और इसके साथ ही जिन लोगों ने रिबेल किया था, जिन लोगों ने विद्रोह वगैरह किया था, वो अगर एक तरीके से वो जब पकड़े गए तो उनकी क्या की गई, उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट मिला, उनको सजा दिया गया। सैकड़ों की संख्या में सैनिकों को, विरोधियों को, नवाब को, राजाओं को उन पर केस चला और उनकी एक तरीके से सजा हो गई, उनको सजा दे दिया गया। अब यहां पर देखिए, आप इमेज देख सकते हैं, यहां पर इमेज दिखाया जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो दिल्ली के कश्मीर गेट को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और वहां पर हमला करते हुए आप देख सकते हैं अंग्रेजी सैनिकों को। इसके अलावा यहां पर यह जो तस्वीर है, यहां पर दिखाया गया कि जो ब्रिटिश फोर्सेज हैं वो कानपुर के आसपास जो रिबेल्स हैं उनके ऊपर जीतते हुए, उनको कैप्चर करते हुए। अब यहां पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों को जोशीला, फुर्तीला और चढ़ाई करते हुए दिखाया जा रहा है। यह पेंटर द्वारा इमेजिनेशन है, जो कि अंग्रेजों की बड़ाई दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि भाई विरोध क्यों हुआ, सभी लोग नाराज क्यों थे, विरोध कैसे हुआ, कैसे फैला, विरोध को कैसे अंग्रेजों ने दबाया। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। तो देखिए, इंडिया के ज्यादातर इलाकों के ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे उनका कंट्रोल हो चुका था 1859 के खत्म होते होते तक। करीब 2 साल लग गए अंग्रेजों को लगभग सभी इलाके के ऊपर कब्जा करने में। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आया। चेंज क्या आया कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पहले रूल किया करती थी, वो अब पॉसिबल नहीं था, वो होना अब पॉसिबल था ही नहीं। और इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। चेंजेस क्या आए, ये जरा सा हम लोग देख लेते हैं। चेंजेस की बात करें तो यहां पर सबसे पहला चेंज ये है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था ब्रिटेन में, उसने एक नया एक्ट पास किया, नया कानून पास किया 1858 में। और इस कानून में यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था इंडिया में, वो ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया में शासन करती थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में शासन नहीं करेगी और ब्रिटेन की सरकार डायरेक्टली अब इंडिया में शासन करेगी, ताकि इंडिया के मामलों को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके।
यहां पर कोई आगे चलकर विरोध प्रदर्शन ना हो, कोई भी विद्रोह ना हो। और इसके साथ ही जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसने एक पद बनाया इंग्लैंड में, पद था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए एक स्पेशल अफसर को नियुक्त किया गया जो कि इंडिया से रिलेटेड सारे मैटर्स को देखेगा, इंडिया के शासन को, सारी चीजों को देखेगा। और इसके साथ ही उसको एक काउंसिल दिया गया जो कि उसको एडवाइस करेगा कि इंडिया में क्या करना है, कैसे करना है, सभी मामलों पर एडवाइस करेगा। इसके साथ ही जो इंडिया में गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस पद का नाम बदलकर अब टाइटल दे दिया गया वाइसरॉय का, जो कि एक प्रकार से क्या होगा, ब्रिटेन की महारानी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया में और ब्रिटेन की महारानी के नाम पर यहां पर शासन करेगा। अब यहां पर क्या हुआ, इस कदम के तहत जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकाल दिया और डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित कर लिया इंडिया के ऊपर, यानी कि ब्रिटेन की जो सरकार है वो अब डायरेक्टली इंडिया पर शासन करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। अब यहां पर आगे ये चीज किया गया कि जितने भी लोकल रूलर्स थे, लोकल चीफ थे जो कि रूल कर रहे थे अपने इलाके पर, इनको ये एश्योर किया गया, इनको ये बात कहा गया कि भाई देखो, आपके इलाके को अब कहीं कभी किसी भी रीजन से कैप्चर नहीं किया जाएगा। आप अपने जो किंगडम है वो अपने हायर्स को दे सकते हैं, चाहे आपका एडॉप्टेड सन है तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ उनको ये चीज एक्सेप्ट करना होगा कि उनकी महारानी कौन है, ब्रिटिश क्वीन है उनकी महारानी। और देश की, जैसे हमारे देश में शब्द चलता है ना सम्राट, राजाओं का राजा, सम्राट, भारत का सम्राट, तो उसी तरीके से था कि भाई ब्रिटिश क्वीन जो है वो पूरे इंडिया की महारानी है, सभी राजाओं से ऊपर, सबसे ऊपर महारानी है। और तो इस वजह से क्या होगा, जितने भी इंडियन रूलर्स हैं वो अपने इलाके पर रूल तो करने पाएंगे लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट रहेंगे। इस तरीके से परमिशन दिया गया। तो आप जो प्रिंसली स्टेट सुनते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जो कि देश में शामिल हुए थे, वो इसी प्रकार के रूलर थे जिनको कि परमिशन मिल गया था रूल करने के लिए अपने इलाके में। अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर एक और डिसीजन लिया गया कि जो आर्मी थी अंग्रेजों की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, उसमें भी चेंजेस किए गए। अब यहां पर क्या किया गया, इंडियन सोल्जर्स की संख्या घटा दी गई आर्मी में से और इसके जगह पर यूरोपियन सोल्जर्स की बहुत बड़ी संख्या को लाया गया आर्मी में। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि जो आर्मी है उसमें अब अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से जो सैनिक है उनको कम रिक्रूट किया जाएगा, कम बहाली की जाएगी और इसके जगह पर बहुत बड़ी संख्या में अब गुरखा, सिख, पठान सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही बहुत बड़े स्तर पर जो मुस्लिम्स थे उनके प्रॉपर्टी को छीना गया, लैंड उनसे छीन लिए गए और इसके अलावा उनको बहुत बुरा ट्रीटमेंट करने किया जाने लगा। उसका रीज़न ये था क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो मुस्लिम थे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर रिबेलियन में हिस्सा लिया था। और इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये भी तय किया कि अब इंडिया के जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनमें ज़्यादा वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ज़्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे, सभी लोगों को अपनी आज़ादी देंगे ताकि कोई भी नाराज ना हो। और इसके अलावा ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिसमें कि लैंडलॉर्ड्स और जमींदार के जो अधिकार वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई। तो इस तरीके से 1857 का रिवोल्ट जो था वो हुआ। रिवोल्ट के बाद बहुत सारे चेंजेस भी हुए और उसके बाद आगे के इवेंट्स हुए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात अगर आप करें तो यहां पर देख सकते हैं कहां कहां रिवोल्ट हुआ था। अब यहां पर एक आपको शॉर्ट स्टोरी दिया गया है, द खुर्दा अपराइजिंग। ये उड़ीसा के कुछ इलाके का रिवोल्ट की कहानी है कि कैसे वहां पर रिवोल्ट हुआ था। इस पूरे कहानी को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं यहां पर इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं। तो आगे यहां पर एक और कहानी है, इल्सवेयर द हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। तो इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और चैप्टर हमारा यहां पर खत्म होता है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।